music was a very important pillar of your films. म्यूजिकली होना ही चाहिए। मुझे तो अभी भी याद है बैकग्राउंड स्कोर होता था, काली चरण जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। What do you recall from the making of मेरी जंग? जावेद साहब मिले मुझे, मैंने जावेद साहब आपके पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, बोले कोड ड्रामा है मेरे पास, इसमें म्यूजिक नहीं आ सकता। मैंने वाले मेरी कोशिश करने दीजिए। जब मैंने उनको फिल्म दिखाई तो जावेद साहब ने मुझे गले लगा दिया। सौदागर, कल्ट अगेन। मुझे कम से कम 300-400 आदमी ने कहा फोन करके कि तुम ये पिक्चर मत बनाओ क्योंकि इनकी दुश्मनी 35 साल से चल रही है। तो मैंने दिलीप साहब को कहानी सुनाई सौदागर। दिलीप साहब ने मुझे पूछा दूसरा दोस्त कौन है? मेरा मुझे राजकुमार, गाड़ी बंद करके चला गया। फिर राजकुमार साहब के पास गया, बोले ये जानी दूसरे दोस्त कौन है? दिलीप साहब हैं। देखो जानी, हम अपने बाद किसी को एक्टर मानते हैं तो नाम दिलीप कुमार है। आप हर फिल्म में एक छोटा कैमियो जरूर करते थे। मेरे पिताजी ने एक्टर बनने के लिए भेजा था, पैसे खर्च किए थे उन्होंने। चोली के पीछे became the bane of your life, I think, at that time. 32 organizations were against that song and to stop the release of the film. तो मैं बाला साहब ठाकरे के पास गया। मैंने बोला सर मेरी एक पिक्चर है खलनायक, एक बार आप देख लीजिए। उन्होंने पिक्चर देखी और दूसरे दिन सामना में लिखा कि जिसको समझना है जो समझ ले, पिक्चर बहुत खूबसूरत है और चोली के पीछे जो होता है वही होता है। And संजय दत्त। मैंने कहा कि भाई एक फिल्म बना रहा हूँ मैं खलनायक, ये प्लॉट है उसका। मैंने बोला पैसे नहीं दूंगा मैं और मेरे को सब डेट चाहिए। बट खलनायक के बाद एक बार ये भी खबर आई कि आपको थ्रेट कॉल्स आने लगी, अंडरवर्ल्ड की बात, और उसी दौर में फिल्म फाइनेंस हो रही थी, वो डिसाइड करते थे कि कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी। सब इंडस्ट्री चलती थी, इंडस्ट्री गिरफ्त थी इसमें। बातें दिल से, सीन 1 टेक 1। और आज बातें दिल से किसके साथ होने वाली हैं? जिनके सामने मुझे ये हिमाकत कभी नहीं करनी चाहिए थी, डायरेक्टर बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज द शोमैन हिमसेल्फ सुभाष घाई जी इज विद अस। देखिए भाई, दिल वालों से तो दिल की ही बातें होंगी। हमारे पास दिमाग नहीं, दिल है। जब आप कहेंगे दिल से ही बात करेंगे। पर सुभाष घाई जी, आप जीनियस हैं। जिस तरह की आपने फिल्में बनाई हैं, दिल और दिमाग का कनेक्शन बखूबी आपने ढूंढ लिया। अगर मैं जीनियस हूँ तो थोड़ा लोगों को भी बताइए। आपकी फिल्मोग्राफी अगर कोई देखेगा तो कोई ये हिमाकत करेगा कि आपको कुछ और कहे। 1976 योर फर्स्ट फिल्म कालीचरण वाज अ ब्लॉकबस्टर, और आप कह रहे हैं कि आपको लोग कम हाँकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्यार मिला है मुझे, भारतीयों से, बाहर के लोगों से भी। जब मैं ये बात कहता हूँ उसका मतलब ये है कि फिल्मोग्राफी की सफलता के पीछे जो संघर्ष होता है उसकी अपनी कहानियाँ होती हैं। तो जो बच्चे जिस तरह से चाहते हैं कि वो इस तरह से सफलता पाएँ कि फिल्मकार भी बने और फिल्म इंस्टीट्यूट भी चलाएं और बच्चों को शिक्षा भी दें, तो उन्हें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। उनको बहुत सी बातें ऐसी समझानी हैं आज की डेट में जिससे कि वो मैं नहीं, वो गुरदत्त बन सकें, वो राज कपूर बन सकें, वो यादगार फिल्म बन सकें, क्योंकि उनकी कहानियों में वो मार्मिकता होगी,
वो संदेश होगा, वो पैगाम होगा जो दिल को छुएगा, और दिल के छूने के बाद फिर वो दिमाग में जाएगा, और फिर वो समाज आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलेगा। अब आप देखिए नाविका जी कि जो मंगलसूत्र है लेडीज़ का, ये पहले महाराष्ट्र में हुआ करता, महाराष्ट्रन की रीत है ये, आज ऑल इंडिया पे है। ये किसने पॉपुलर किया? सिनेमा ने, भारतीय सिनेमा ने। शादियों का आवरण, शादियों के वस्त्र, शादियों के महोत्सव, बिल्कुल, ये सब फिल्मों ने, एकता अगर तो बनाई है तो फिल्मों ने बनाई है। प्यार बढ़ाया है लोगों का आपस में तो फिल्मों ने बढ़ाया है। हमारे फिल्मों का योगदान खाली एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि उनकी सोशल इम्पैक्ट है। सोशल इम्पैक्ट, और अच्छा इम्पैक्ट। जो लोग ये समझते हैं कि वायलेंस है, सेक्स है, वो वायलेंस को क्यों दूसरा समझते हैं? वो भी तो हमारा कल्चर का पार्ट है। 2000 साल में हमने 2500 युद्ध किए हैं, और सेक्स की वजह से तो इंसान पैदा हुआ है। सेक्स की एक अपनी ही एक उपयोगिता है, जिससे सिविलाइजेशन बनी है, जिससे जनरेशन बनी है। तो ये हमारे लिए जो परीक्षा होती है फिल्म मेकर की, वो होती है कि जो जनरेशन बैठी हुई है वो फ्रंट बेंचर से लेके बालकनी तक है। फ्रंट बेंचर जो है वो एक बेचारा भोला भाला मजदूर है, ऑटो वाला, रिक्शा वाला है। फिर मिडिल जो स्टॉल में बैठा है वो एक दुकानदार है जिसका एक्सपीरियंस है। फिर उसके पीछे अपर मिडिल क्लास में बैठा है, वो कोई नौकरी करता है, ऑफिसर्स है। और जो बालकनी में बैठे हुए हैं वो आईएएस भी हो सकते हैं, और रईस बच्चे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि पांचों को साथ लेकर आपने सीन लिखना, ये मजाक नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं है। और आप जिस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं एक सिनेमा हॉल को, जी, मुझे बचपन याद आ रहा है, क्योंकि आजकल तो ऐसे सिनेमा हॉल बैल्कनी वाले कम हुआ करते हैं। अब तो वो मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं और एक तरह की सीटिंग है। पर सिनेमा हॉल कैसे हैं ये शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो एक डेंटिस्ट के बेटे थे जी, आपने संघर्ष की बात की, तो दिल्ली में रहने वाले मुंबई कैसे पहुंच गए? ये एफटीआईआई कैसे पहुंच गए? क्या दौर रहा वो? इसकी छोटी सी कहानी है कि बचपन में मैं दिल्ली में था जब नागपुर से आया, तो आई यूज्ड टू प्ले ड्रामा इन स्कूल। तो ड्रामा में मैं एंटरटेनर का रोल करता था। फिर शादी में मुझे बुलाना शुरू किया। फिर मैं 8 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, 16 साल का हुआ। उसके बाद मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, नाटक पढ़ने शुरू किए, कविता लिखनी शुरू की। म्यूज़िक तो मैं बचपन से ही सुनता आया हूँ कि म्यूज़िक की कोई ऐसी साउंड नहीं जो मुझे प्रिय नहीं लगती। आज मैं सोता भी हूँ तो सारी रात म्यूज़िक चलता है, और वो दिखता है आपकी फिल्मों में। क्योंकि म्यूज़िक मेरा एक अभिन्न भाग है, जैसे हमारे समाज का अभिन्न भाग है। इसी तो हमारे घर में कोई भी ऐसा कला क्षेत्र में निपुण आदमी नहीं था। सभी आईएएस, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, लॉयर्स, यही फैमिली थी हमारी। लेकिन हुआ ये कि मेरे पिताजी ने मुझे रोहतक भेज दिया वैश्य कॉलेज में बीकॉम करने के लिए। अब मैंने कहा कि ये तो 3 साल की छुट्टियां मिली हैं तो चलो। पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरे तो 40-45% से मार्क्स ऊपर आते ही नहीं थे। 45 जब पास, फेल कभी नहीं हुआ, बस पास मार्क्स, वो भी लास्ट मंथ पढ़ता था मैं। तो उस वक़्त जब मैंने इतनी ट्रॉफीज कॉलेज को ला के दी, यूनिवर्सिटी को ला के दी, इंटर यूनिवर्सिटी प्लेस किए, लिखे, एक्ट किया, डायरेक्ट किया, तब उन्होंने मेरे को ट्रॉफीज़ दी और मेरे को गोल्ड मेडल मिला। तो मेरे पिताजी एक पार्टी में, मेरे पिताजी को मैं नहीं बताता था, माँ को बताता था। पिताजी ने बोला था खबरदार ये चक्कर नहीं करना, तुमको पढ़ना है और पढ़ के बड़ा होकर नौकरी करनी है।
तो मैं बोलता था क्या मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, ये नौकर बनाएंगे मुझे, ऐसा मेरा सवाल उठता था ऐसे बचपन में। तो एक बार प्रिंसिपल साहब मेरे पिताजी को मिले किसी दिल्ली में पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा बहुत अफसोस है कि उसके थोड़ा 45% मार्क्स आए हैं, थोड़ा और ज़्यादा होते तो अच्छा था। उसने बोला आप अपने बच्चे को पहचानते ही नहीं हैं, इसको आप सीधा फिल्म में भेजिए बॉम्बे। आपको पता है कि इसने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है कि इसने गोल्ड मेडल लिया है हमसे, आपको पता है कि हमारे कॉलेज का नहीं यूनिवर्सिटी का हीरो है वो। तो मेरे पिताजी थोड़े हैरान हुए। अच्छा, ये तो सब छुपा के रखा हुआ सब था? छुपा के रखा था, क्योंकि मुझे था Strict कि थे बहुत? नहीं, वो हिटलर थे कि वे कि वही होता ना कि जो पंजाबी लोग होते हैं कि जो मैंने कहा हम सो कायदा, वो जनरेशन भी ऐसी थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि दिल्ली में जब मैंने बीकॉम किया कि जाओ तुम्हारी खन्ना एंड खन्ना कंपनी में तुम्हारा इंटर्नशिप पक्का करवा दिया मैंने, वहाँ चले जाओ। तो मैं थोड़ा उदास हो गया। तो उन्होंने मेरे चेहरे पे देख के कहा क्या बनना चाहते हो तुम? मैंने कहा जी मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ। तुम किसी चपड़ासी को जानते हो बॉम्बे में, किसी अकाउंटेंट को जानते हो, छोटे से छोटे आदमी को पहचानते हो? नहीं, हमारी एक बुआ रहती हैं उधर और वो अपना काम करते हैं। मैंने बोला जी मैंने आपको इच्छा बताइए कि मैं अगर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया निकाला और मेरे सामने रखा। उसमें लिखा था एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय पूना इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स। तो मैं पिताजी की तरफ देखने लगा, हिटलर की जगह मुझे श्री राम नजर आने लगे। अच्छा, एक ही पल में? एक ही पल में हिटलर टू श्री राम एकदम। कहने लगा अगर तुम्हें जाना है तो किसी फिल्म स्कूल में जाओ, 2 साल 2.5 साल 3 साल गुजारो, वहाँ का एक्सपीरियंस लो, और तुम जब जाओगे इंडस्ट्री में तो तुम्हारी इज्जत होगी। ये ट्रेन से भाग के एक्टर नहीं बनते हैं, भाग जाने से कुछ नहीं होता है, ये ड्रीम होते हैं बच्चों के। फर्स्ट यू ट्रेन योर सेल्फ। और तब मुझे एडमिशन मिली पूना इंस्टीट्यूट में, और मैंने उस वक्त सबने कहा कि भाई अच्छे वाले लिखते हो, एक्टिंग में आ जाओ। वाह! तो चले थे हीरो बनने? हाँ, तो नेचुरली यंग एज में होती है तो ज़रा स्टाइल भी होता है, बाल वाल ठीक होते हैं, है ना। तो मैंने एक्टिंग कोर्स किया वहाँ से, लेकिन उसने मेरा जीवन बदल दिया। जो सिनेमा मैं पहले देखता था दिल्ली में, राज कपूर साहब थे, विमल रॉय थे और गुरदत्त, इन्हीं की कदर थी और उस तरह का सिनेमा देखते थे। हालांकि मैं हर तरह का अनारकली भी देखता था, स्टंट फिल्में भी देखता था, ताकि ये अलग अलग जॉनर में कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ आके देखा मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कि यहाँ तो गोदार्द है, फैलनी है, यहाँ तो वर्ल्ड सिनेमा है। यहाँ इटालियन सिनेमा है, स्पेन का सिनेमा है, जर्मन सिनेमा है, रशियन सिनेमा है। तो मैंने सोचा कि ये फिल्में कैसे बनाते हैं। पता लगा जी ये आर्ट फिल्म बनाते हैं। आर्ट फिल्म का मतलब स्लो फिल्म। पर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं स्टूडेंट से मिला वहाँ पर, तो मेरा माइंड चेंज हुआ कि एक एस्थेटिक्स कुछ कहना भी होता है फिल्म में, खाली नाच गाने नहीं होते, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें भी होती हैं। और वहाँ से मुझे समझ आया कि वर्ल्ड सिनेमा क्या होता है, और वर्ल्ड सिनेमा के एस्थेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने भारतीय सिनेमा में। मैं दिल से बहुत भारतीय हूँ और रहूँगा, और मैं भारतीय फिल्म ही बनाना चाहता था। लेकिन मैं चाहता था कि जो मैं फिल्म लिखूं या बनाऊं, उसे मेरे भारत के सभी वासी देखें। It should not cater to one segment. हाँ, ऐसा नहीं कि भाई खाली मैं
हॉरर फिल्म बना रहा हूँ या लव स्टोरी ही बना रहा हूँ या अलग फिल्में मैंने बनाई, अगर आपने देखा होगा। तो मैं लिटरेचर भी पढ़ा, वहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी आपकी, तो वहाँ पर मैं रविंद्रनाथ टैगोर, काल भाषा, कालिदास, ये सब लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। तो मुझे समझ आया कि ये तो नाट्यशास्त्र है। तो जब आपका पैशन होता है, आप खुद को टेस्ट कर लेते हैं कि मैं इतना समय जो इसमें गुजार रहा हूँ, ये ही मेरा प्रोफेशन है। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग ड्रीम तो करते हैं, काम नहीं करते उसके रिसर्च नहीं करते। क्योंकि अगर रिसर्च किया हुआ बच्चा जब हमारे सामने आता है, हमें पता लगता है कि ये पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा कॉलेज की बात नहीं, गुड़ा हुआ है बंदा, पैशन को पैशन को फॉलो भी उसने किया है। हाँ जाना है। ये म्यूजिशियन है तो इसने बहुत वर्ल्ड का म्यूजिक सुना है। जब मैंने रहमान साहब को साइन किया, पहली पिक्चर थी हमारी, तो मैंने देखा रहमान साहब का म्यूजिक, जो रोज़ा का म्यूजिक था। तो उस वक्त भी ताल में जब आपने हाँ, ताल में मैंने साइन किया, तो मैं उन्हें जानता नहीं था। मैं बेंगलोर से कार में जा रहा था, तो साउथ इंडियन ड्राइवर था, तो वो अपना रोज़ा का गाना चला रहा था उधर। तो मेरे को अच्छा लगा गाना बहुत। मैंने बोला फिर से चलाओ, फिर से चलाओ। तो मैंने कहा कौन है इसका म्यूज़िक कंपोज़र? बोले साहब नया आया है, उनका नाम AR रहमान है। और मैं बॉम्बे पहुंचा तो सबसे पहले मैसेज मैंने फैक्स AR रहमान को किया, आई वुड लाइक टू मीट यू। तब तक मेरी 8, 10, 12 पिक्चरें हिट हो चुकी थी, तो नाम तो था ही। कमाल, 8, 10, 12। आपने कालीचरण, आपने विश्वनाथ, कर्ज, मेरी जंग, राम लखन, आप कितनी फिल्मों को हिट कर चुके थे। और ये मैं कुछ फिल्मों की, ब्लॉकबस्टर, खलनायक, ये सब कुछ आप बना चुके थे, और आप कह रहे हैं कुछ मेरी फिल्में। आप अपने आप को बड़ा समझें तो अच्छी बात है, पर अपने आप को हम्बल रखें तो बहुत अच्छी बात है। But you knew you were creating these cult films, didn't बट you? इसी इट वॉज ऑलवेज एग्ज़ाम फॉर मी। आज भी एग्ज़ाम है, आज भी मैं लर्नर हूँ, आज भी नया सब्जेक्ट जो बना रहा हूँ वो नया सब्जेक्ट है, नई दिशा का है, नई सोशल फैब्रिक्स है, नए कैरेक्टर्स हैं, नई प्रॉब्लम्स हैं, आज के इश्यूज हैं। तो नाट्यशास्त्र में जब आप नाटक लिखते हैं तो आप ये लिखते हैं कि समाज का कलर कैसे बदल रहा है, हमारे कैरेक्टर्स कैसे बदल रहे हैं। ये एक बहुत आई एंजॉय द मोस्ट। So tell me, you sent this fax to A.R. Rahman, and then? Then he was very happy. Then I met him और मैंने कहा कि भाई मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और उसका नाम है ताल। उसमें 2 ही आदमियों की फिल्म है, एक मेरी है, एक आपकी है। तो ही वॉज हैप्पी। मैंने बोला पैसे कितने लोगे? तो बोला सिर्फ पैसे की बात नहीं, लेट अस वर्क फर्स्ट। ये उनका पहला लाइन था। आज बच्चे पहले पैसे की बात करते हैं। रहमान ऐसे नहीं बनता है। उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी रूहानियत शक्ति जो मैंने देखी है, छोटे से कंसोल में ताल का म्यूज़िक बनाया, कोई बड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की थी उस वक्त, लेकिन वो अपने स्टूडियो में अकेला बैठता था, कोई तामझाम नहीं होता था। और मैं उसके साथ 75 नाइट्स उसके साथ गुजारी, क्योंकि वो नाइट में ही काम करते हैं। 75 नाइट्स मतलब मुझे 9 बजे कौन रात सा को गाना जाना। पहले बनाया था सबसे पहले? सबसे पहले गाना जो बना था वो करिए ना, वादा किसी से करिए ना, करिए तो करिए। और मेरे साथ था सुखविंदर और आनंद बख्शी, हम 3 पंजाबी, वो 1 मद्रासी। अब बहुत बड़ा चैलेंज था, तो मैं उसको ट्रांसलेट भी करके देता था कि इसका हिंदी मतलब क्या है, कि बख्शी जी का मतलब क्या है। बट आई टेल यू दैट मैन हैज़ ए मैजिक। उनको एक ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। आज भी उनके गाने वर्ल्ड में मशहूर हैं, और माँ तुझे सलाम हो या जय हो या जो भी हो। ताल को क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं? दिल ये बेचैन है, आई मीन रमता जोगी, रमता जोगी। आज भी वो भी यही कहते हैं। कल मिले थे मेरे को,
वो कहने लगे कि देखो मैं जब भी शो करता हूँ तो शो में मैं अपने गाने बजाता हूँ, लेकिन दला साहब हमको लगता है शो डल जा रहा है तो मैं ताल की बात करता हूँ। ताल का गाना आता है तो सारा हॉल खड़ा हो जाता है कि अब कुछ नई एनर्जी आई है। तो 75 नाइट्स आप ऐसे ही ट्रांसलेशन और हाँ, मैं उसके साथ बैठा रहता था, ये रिदम ठीक है, यहाँ एडिट करते हैं, ये साउंड ठीक है, थोड़ा सा और म्यूज़िक के इलाज में। तो वो खुद ही मैं जो कहता था उससे 3 गुना और देता था। ये नहीं था कि जो मैं कहता था वो देता। ही वुड अंडरस्टैंड मी कि व्हाट इज़ माई विजुअल्स, what is my situation, what is my character, because I explain everything, every texture to my music composer and lyrics writer. पूरी कहानी, कैरेक्टर, सब चीज़ें मैं पूरी तरह समझाता। तो म्यूजिक पहले बनता है और फिल्म बाद में शूट करते हैं आप? जी हाँ, मोस्टली मैंने तो ऐसे ही किया है, ऐसे। ओके, सो यू हैव गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ, क्योंकि फिर वो जो म्यूजिक है वो आपका 6 गाने होते थे उस वक्त, तो आप समझिए कि 35% तो लिरिक्स राइटर ने लिखी पिक्चर, आपके डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले ने तो सिर्फ 65% लिखी है। तो वो मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट लोग थे, लिरिक्स राइटर एंड म्यूज़िक कंपोजर, क्योंकि वो कहानी बता रहे हैं अपने म्यूज़िक के द्वारा मेरे कैरेक्टर्स को। इफ़ वो से माय नेम इज़ लखन, तो उसमें भाई की भी, प्रेमिका की भी, माँ की, सबकी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। 5 इमोशंस हैं उसके अंदर। बिल्कुल। अगर आप नायक नहीं खलनायक देखें तो उसमें भी देखिए तो एक एनर्जेटिक है, अभिमान का गाना है, और एक ट्रेजिक है क्लाइमेक्स का, जिसमें कि वो रोता है। तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं हमें म्यूज़िक कंपोजर को एज ए डायरेक्टर। तो म्यूज़िक का ताल्लुक, हम एपिकल लोग हैं नाविका, भारतीय लोग। हमारे काव्य देख लो, रामायण, महाभारत, वासुदेवदत्ता, कालिदास, ये सब काव्य में लिखे हुए हैं। हमें जो मातृ पोइट्री में समझ आती है वो हमको प्रोज में नहीं समझ आती। प्रोज में तो ऐसा लगता है कि भाषण दे रहे हैं, लेकिन अगर शेर में बात बोली, शायर में की, यहाँ लगती है, तो यहाँ लगती है। तो वो बात होती है बात दिल से। बिल्कुल, बातें दिल से। तो और हमारा जो नाटक होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये पहले दिल से लगना, दिल पे लगना चाहिए। जब आप बोलते हैं हिट, हिट का मतलब क्या होता है? बॉक्स ऑफिस हिट नहीं। हिट मीन्स इट हैज हिट मी हियर, मेरे दिल को लगा। हिट बुल्सआई। मेरे दिल को लगा है। हाँ, बुल्सआई मेरे लिए तो ऑडियंस होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी चीज़, तो जब ये बन गई, अच्छा उसके बाद फिल्म बनी और ये म्यूजिक रिलीज हुआ, इट वाज फेनोमिनल। तो लोग उस वक्त, आपने कहा पहले पैसे की बात नहीं की, बाद में की है यार रहमान ने, या आज तक नहीं की उसने कभी? सो ही डिड दैट फिल्म म्यूजिक फॉर फ्री। दो पिक्चरें की, कृष्णा भी की, लेकिन कभी भी जो हमने भेज दिया उसको, हम भी तो भेजते हैं ना। हाँ। अगर आप नहीं मांगते तो हम आपको शायद डबल ही भेजते हैं। हमारे पंजाबीज में वैसे भी दिल्ली वालों का दिल तो बड़ा होता है। हाँ। यार इसने नहीं मांगा तो ये जिम्मेदारी बन गई कि अभी देना, अच्छा करो। बट इट्स एन अनसेड इमोशनल अटैचमेंट। जी हाँ, बिल्कुल। वो है, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी रही, कल्याण जी आनंद के साथ भी रही। जब मेरा पहला गाना हुआ जा रे जागो हर जाए, I mean, कालीचरण का वो पहला गाना, and again music was a very important pillar of your films. म्यूजिकली होना ही चाहिए। मुझे तो अभी भी याद है बैकग्राउंड स्कोर होता था। कैसे था बताइए जरा। कालीचरण में जब डांट पड़ने वाली होती थी, प्रिंसिपल आ रही होती थी, तो हम कोड लैंग्वेज हमारा होता था, कालीचरण कालीचरण, ऐसे ही था ना उसका बैकग्राउंड। हाँ, तो ऐसे लगता था कि मतलब बच्चों होशियार। इट वाज द कोड सिग्नल इन स्कूल दैट वी यूज्ड टू गिव ईच अदर, दैट्स हाउ। एंड उसके बाद आपने शॉटगन सिन्हा के साथ बनाई विश्वनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।
आई मीन दीज वर कल्ट डायलॉग्स जो उस वक्त बने थे. टेल मी हाउ वाज इट वर्किंग विद शत्रुघ्न सिन्हा? शत्रुघ्न सिन्हा मेरे आज भी मित्र हैं, फिल्म स्कूल से मित्र थे, और मेरे सामने ही उनका राइज हुआ, मेरे सामने वो कैसे पॉलिटिशियन बने. कल भी हमारी फ़ोन पे बात हुई उनकी. मैंने 2-3 फिल्में की उनकी शुरू की, कालीचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा. फिर मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ, लेकिन दोस्ती बरकरार रही. आज तक बरकरार है. हर बार मैं दिवाली हो, होली हो, जन्मदिन हो, मैं जाता हूँ उनके घर में, सब घर वालों को, बच्चों को मिलता हूँ. उनकी बीवी जो है मेरी बहन बनी हुई है. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो पॉलिटिक्स में कैसे चला गया. बिहार से थे, बिहार में कुछ ना कुछ खून में पॉलिटिक्स होती है. हाँ, शायद ऐसा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जब वो पॉलिटिक्स में गया तो मैंने कहा कि यार तुम आर्टिस्ट आदमी हो, तुम पॉलिटिक्स में कैसे जा रहे हो? क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ से होती है और फिल्में यहाँ से बनाई जाती है, तो हम दोनों का हो ही नहीं सकता मिलन. कहने लगे नहीं, मुझे आडवाणी साहब ने कहा कि सीट है, तुमको आना चाहिए, तुम अच्छा बोलते हो. वो बोलता तो बहुत अच्छा है, ऑडिटर तो वो बहुत ज़बरदस्त है. वो 2 पेज का डायलॉग एक क्षण में बोल सकता है. एक बार पढ़ता है, दूसरी बार डायलॉग ओके टेक. आज भी ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बट अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ इनोसेंट पर्सन, क्योंकि आर्टिस्ट है ना. लेकिन अब उसको ये है कि मुझे जिस क्षेत्र में रहना है उस क्षेत्र में कैसे भी करके रहना है. पर तब की दोस्तियां क्या आज ऐसी दोस्तियां होती हैं आज के ज़माने में? हर 30-40 साल के बाद समाज बदलता है. जो आपके दादाजी थे, दादी जी थी, आप वैसे नहीं. हमारे दादाजी दादी जी के यहाँ तो कोई उस गांव का बच्चा भी आ गया इस गांव में तो उसको भी 6 महीने रखते थे, और बाद में पता लगता था कि उसका बच्चा है. आप उस गांव के हैं, आइए हमारे घर रहिए. आज कितने वो लोग कहेंगे. तो इमोशंस बहुत स्ट्रांग थी. वी वर लिविंग इन विद इमोशन, फैमिली इंस्टीट्यूशंस, पड़ोसियों से प्यार, दोस्तों से प्यार, दोस्ती की कहानियाँ सुनते थे और दोस्तियों पे गर्व करते थे. अभी दोस्ती जो है वो ट्रांजैक्शन लेवल पे है. अभी आपको मुझसे फ़ायदा है, मुझे आपसे फ़ायदा है, तो मेरी दोस्ती चल सकती है. जिस दिन मेरा फ़ायदा रुक गया, खत्म. तो फ़र्क तो आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं. तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ कि एक ऐसी फिल्म थी, बलराज साहनी की फिल्म थी शायद 1948 2 बीघा ज़मीन. 2 बीघा ज़मीन नहीं, पड़ोसी थी क्या थी. उस फिल्म में उनके पड़ोसी की बीवी बीमार है और पड़ोसी के पास पैसा नहीं है दवाई के लिए. ये किसान है, ये डॉक्टर के पास जाता है और अपने सोने का दांत निकलवा के बेच के उसकी दवाई उसकी बीवी के लिए लेकर. आज ये सिर्फ इम्पॉसिबल लगे. पहले लड़के जो शादी होती थी तो पति परमेश्वर बोलते, हाथ छुआ और फूल खिले. है ना. फिर 20 साल बाद हुआ, अभी हाथ नहीं, अभी जिस्म भी मिलना चाहिए. फिर 20 साल बाद एक बारिश भी होनी चाहिए. फिर 20 साल के बाद अभी दोस्ती होनी चाहिए. लेट मी टेस्ट यू फर्स्ट. फिर लड़की मंडप से भाग के भी जाने लगी. शाहरुख खान साहब ने कितनी पिक्चर में किया. तो माँ बाप के कहने पे शादी करोगे, ये मेरे पे जहाँ प्यार करती हो. ये हुआ. आज माँ बाप से पूछ के हुआ था दिल वाले दुल्हनिया. वो तो करेक्ट, तो करना बहुत ज़रूरी था कि वो बोलिए, लेकिन हुआ तो सही. बिल्कुल. और आज जो है ट्रांजैक्शन लेवल पे है कि पहले लड़की के पूरे बही खाते देख लो, प्रॉपर्टीज देख लो, कमाता कितना है. तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि बदलते वक्त में बदलता समाज, बदलता देश,
वो रहता ही है। आने वाले समय में अलग होगा, एआई आएगा, रोबोटिक हो जाएंगे हम लोग, काम करने की आदत छूट जाएगी, सब अवेलेबल है, सपोर्ट सिस्टम है। आपने इतने सारे फिल्म स्टार्स लॉन्च किए हैं, लॉन्च नहीं तो एक पहचान ज़रूर दी है, चाहे वो जैकी श्रॉफ हों, मीनाक्षी शेषाद्री हों, माधुरी दीक्षित के, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना, आई कांट रिमेंबर, इवन शाहरुख खान, महिमा चौधरी। एक आपका फैसिनेशन था एम के साथ। लोग लिखा करते थे उस ज़माने में मैगज़ीन्स में कि माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, देन महिमा चौधरी, ये सारे एम। ये एम का कोई फिक्सेशन था आपका? एम की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो आपका पहला सवाल है कि आपने इतने न्यू कमर्स को ग्रूम किया, वो ऐसा था कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल की थी 5 साल 7 साल, और मैंने देखा था कि जो जिनकी जान पहचान है वो अपने लोगों को लेके आते हैं। और मैं भी दिल्ली से आया था, मैंने भी पहले ह्यूमिलेशन सही, अपोजिशन सही, रिजेक्शन सहा, फिर मैं एंटर किया। तो मुझे हमेशा जो न्यू कमर हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हंगर हो, जिसमें हम्बलनेस हो, एटीट्यूड ना हो। तो मैं उनको देखता हूँ कि इनके काम करने का क्वालिटीज़ भी हैं, हम्बलनेस भी है और हंगर भी है कि मुझे बनना है कैसे करके। तो जितने अपने नाम लिए, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जो भी थे, इनमें सब में एक पैशन था बहुत कि शिवाजी आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो एक राज कपूर साहब की पिक्चर थी मेरा नाम जोकर, वो फ्लॉप हो गई थी। उन्होंने उस गुस्से में एक पिक्चर बनाई बॉबी, और बहुत बड़े हिट हुई। तो वहाँ से मेरे को ये हुआ कि ये फिल्म मेकर है, ये फिल्म मेकर की होती है, एक्टर्स की नहीं होती। फिल्म मेकर चाहे तो ये बॉबी बना सकता है। वहाँ से मैंने तय किया कि मैं स्टार्स के साथ काम नहीं करूँगा। आज भी मैं फिल्म नहीं बना रहा था बिकॉज ऑफ दिस स्टार सिस्टम। आजकल तो छोटे छोटे स्टार्स का भी एटीट्यूड है। तो मैं फिल्म लिखता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं उसका म्यूज़िक में सहयोग करता हूँ। आखिर तक 32 आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं एक फिल्म में, उसकी सेंसेस होनी चाहिए आपको। तो फिल्म एक डायरेक्टर बनाता है तो उसको बनाने दीजिए। अगर आपने स्टार लिया तो पूरा स्क्रिप्ट आपका स्टार की तरफ चला जाएगा। न्यू कमर लिए तो आपका वो कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर की तरफ जाएगा। परदेश में अगर कोई स्टार लड़की होती महिमा की जगह तो चलती नहीं, क्योंकि वो नई लड़की है, नया कैरेक्टर है, गंगा है। तो इस व्याकरण को भी समझना बहुत आवश्यक है। आज कॉमर्स ने टेक ओवर कर लिया। बैंकेबल, व्यूअर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बॉक्स ऑफिस, कितना किया कितना नहीं किया। बहुत सी अच्छी फिल्में बनती हैं। It's become an enterprise, a corporate entity, Correct. more than That is the right. art form. Yeah. But finally, it is a business of creative minds. Do not forget, even the corporate comes or any financier comes. बिजनेस है, कॉमर्स है, लेकिन क्रिएटिव माइंड्स का कॉमर्स है ना। अगर आज मैं पिक्चरों की बात कर रहे हैं, इन गानों की बात कर रहे हैं आप, तो उसका मतलब यही है कि हर व्यूअर का दिल छुआ है हमने। आपको भी याद है? हाँ, मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद है, क्योंकि ये फिल्में देखते हुए हम बड़े हुए हैं। हमने कर्ज, आई मीन व्हाट अ कल्ट फिल्म। कर्ज में क्या अच्छा लगा आपको? कर्ज में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपकी उस वक़्त हमें बहुत फिल्म मैगज़ीन पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी उस वक़्त, लेकिन फिर भी चोरी छुपे हम पढ़ते थे। तो उसमें लिखा हुआ था कि सुभाष घाई ने कॉपी की है, पीटर प्राउड की जो स्टोरी है कॉपी की है।
but I think I've seen that film multiple times, and every time the drama hits you. कितनी बार देखा आपने कर्ज? 10-15 बार तो देखा ही है पूरी फिल्म एंड पार्ट्स ऑफ इट. वो जो एक सीन है जिसमें सिमी ग्रेवाल जीप चला के वो काली माँ की मूर्ति पे मारती है, यू नो, दैट इज अ पावरफुल सीन. I love Rishi Kapoor in that film because Om Shanti Om became a cult song. And also वो दूसरा वाला जो था, जो एक रिकॉर्ड प्लेयर पे गा के ये पैसा है कैसा, ओम, हाँ, पैसा ये पैसा और ओम शांति ओम. ओम शांति ओम, these were पैसा कैसा आई थिंक वाज, वो आपने शुरू में स्टारिंग के वक्त वो जी हाँ. गाना चल रहा था, एंड ओम शांति ओम वाज ऑन दैट रिकॉर्ड प्लेयर. These were cult songs from Curse, and then the chemistry that you got between Rishi Kapoor and Tina Muneem, you know, it was something that in that generation, the young generation loved to watch. और आपने जो कहा कि हर जेनरेशन के लिए कुछ था, हर तबके के लिए कुछ था, उस स्टोरी में एंगेज करना. एक माँ थी दुर्गा खोटे जो पहचानती है, जो इंतज़ार करती है, क्या नहीं था उस फिल्म. और कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? एवरी फिल्म ऑफ योर, सौदागर, कर्मा. एक फिल्म का विश्लेषण करते हैं ना, एक फिल्म को वन एट अ टाइम. वेल, मुझे हर, आई मीन, मेरी जंग के मुझे डायलॉग्स, यू नो, और मैं, यू नो, आप जब बड़े होते हैं और कुछ गाने आपने सुने होते हैं, वो आपके मुंह पे आते हैं. Whenever I'm in a difficult position, I start humming this song. जिंदगी हर करम एक नई जंग है. तो ये मेरे अंदर में, जहन में ये गाना आता है कि चलो एक और जंग है, लड़ लेंगे. बट जैसे फिल्मों में होता है, वो दिमाग में एक प्लेबैक चलता है. Those are the kind of films you've given. What do you recall from the making of Meri Jang, for example? मेरी जंग एक बहुत क्विक प्रपोजल था मेरे पास. जब मैं कर्मा बना रहा था तो उस वक्त मेरे पास मेरे पुराने प्रोड्यूसर आए जिन्होंने मुझे कालीचरण में चांस दिया था, NNCP साहब. तो उनकी फिल्में कुछ नहीं चल रही थी, तो मेरे पास आए कि सुभाष ऐसा है कि मेरे को एक फ़िल्म छोटी सी बनानी है और तुम डायरेक्ट करो. तो आई थॉट कि आई ओ यू सब, सर आप बोलिए. तो उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत जल्दी चाहिए और छोटी सी फिल्म चाहिए, इस एंड तक रिलीज़ होनी चाहिए या एंड ऑफ द ईयर. तो मैंने बोला जी मैं तो कर्मा बना रहा हूँ, उसकी तैयारियों में हूँ मैं. बोले मुझे नहीं मालूम. तो मैं उनको डैडी बोलता था, बहुत प्यार था हम आपस में. तो जावेद साहब मिले मुझे. तो मैंने, जावेद साहब आपके पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि जल्दी बन जाए? बोले कोर्ट ड्रामा है मेरे पास. जब हम अलग हुए सलीम जावेद से, तो ये हिस्से मेरे हिस्से में आया है और ये डायलॉग का ड्रामा है. तो मैंने बोला ठीक है, आप डायलॉग में निपुण हैं, आप बहुत अच्छे डायलॉग लिखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, आपकी वाक विद्या बहुत ही क्लासिक है, किसी को भी हरा सकती है. तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो मुझे कहानी पसंद आई. अब उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म में कोर्ट ड्रामा है, इसमें म्यूज़िक नहीं आ सकता, क्योंकि अब म्यूज़िक इसमें लाने की कोशिश करेंगे तो मेरी जंग फ्लॉप हो जाएगी. मैंने बोला मुझे कोशिश करने दीजिए. मैं फिर बाहर गया, मैं लिखता, बाहर जाके किसी पहाड़ी में जाके बैठता हूँ, वहाँ लिखता हूँ. तो मैं आया तो मैंने उनको सुनाया कि जो लड़का है उसकी मदर सिंगर है, फादर पियानो बजाता है, लड़का बचपन में देखता है, उसकी माँ गाती है ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, और वो थीम चलता है पूरी पिक्चर में. तो काफ़ी नाराज़ हुए मुझसे जावेद साहब कि यार तुम मेरी पिक्चर ख़राब कर दोगे, क्योंकि उनको डायलॉग तो बहुत अच्छे लिखते ही हैं हमेशा. मैं बोला देखते हैं, करते हैं कुछ. जब मैंने उनको फिल्म दिखाई तो जावेद साहब ने मुझे गले लगा लिया कि साहब ये काम तो आप ही कर सकते हैं, इतने मेलो ड्रामा को आपने म्यूज़िकल फिल्म बना दिया. मैंने बोला क्योंकि अगर आप उस
गीत में सोचें तो गीत लगेगा, अब प्रोज में सोचे तो प्रोज लगेगी, अब डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग पे डायलॉग, वो डायलॉग ही तो एक काव्य है। अब उस काव्य में चले जाइए, म्यूजिक दीजिए, आएगा। और मुझे खुशी है कि आज वो पिक्चर जो है जो आपने गीत गाया अभी, जिंदगी हर, उसकी वजह से ज़्यादा चली है। आई डोंट नो, बट whenever there's a challenging situation, ये प्लेबैक में आता है और मतलब याद आता है कि ये, और आज तक मतलब हर किसी के जिंदगी में हर रोज एक नई जंग होती है। एवरी डे, एवरी आवर। But tell me, in the making of कर्ज, what made कर्ज the epic film that it was? कर्ज, देखिए, आप जब भी एक कहानी चुनते हैं तो कहानी चुनते हुए आपको कोई हादसा, कोई स्टिल फोटोग्राफ, कोई किसी का एक्सपीरियंस, कोई न्यूज़ आपको वो कैच करती है। किसी वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाइल्ड अब्यूज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो मेरी हर कहानी के पीछे एक प्रेरणा रहती है। तो जब मैं कर्ज फिल्म जो मैंने बनाई, वो इसलिए बनाई कि जब विश्वनाथ हिट हो गई तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि आपका म्यूज़िक सेंस बहुत कमज़ोर है। तो मैंने बोला हाँ जी हाँ, क्योंकि क्राइम थ्रिलर में म्यूज़िक कम होता है। तब मैंने सोचा कि एक म्यूज़िकल फिल्म बनाता हूँ मैं। अब मैं फिल्म देख रहा था, री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड, और वो फिल्म जो थी फ्लैशबैक में बैक एंड फोर्थ बहुत थी, एक यूरोपियन टच की कटिंग्स थी, एडिटिंग थी, वो मुझे पिक्चर ख़ास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें दूसरे जन्म में लड़का जो है वो लड़की अपनी लड़की से ही प्यार करने लगता है। पर एक सीन था उसके अंदर, उसके जो विजुअल थे वो मुझे 8-10 दिन तक बार बार आते थे, हॉन्ट करते थे, नहाते हुए, खाते हुए। यार क्या सीन है कि एक माँ का बच्चा मर गया है और उस दूसरे जन्म लेकर दूसरे शरीर में आया है और कोई पहचानता नहीं है। माँ बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, ही इज़ ए पीटर, ही इज़ अरुण। उसने मुझे बहुत स्ट्राइक किया। फिर मैंने सोचा कि हम जितना भी मेहनत करते हैं, चोरी उचक्की मेहनत, वो जो भी कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं, हम अगले जन्म में किसी शरीर में आएंगे और उन्हीं लोगों को मिलेंगे तो वो आपको पहचानेंगे नहीं। अगर आपने बहुत मेहनत करके संपत्ति बनाई और आप पता लगा आप दूसरे जन्म में वो नौकरी कर रहे हैं कहीं, तो आपको कितना दुख होगा। तो इससे मैं प्रेरणा लेके मैंने कहानी लिखी कर्ज की। फिर मैं गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास, आनंद बख्शी साहब को, कि ये मैंने कहानी लिखी, उनको पसंद आई। मैंने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कि भाई आप इंडियन म्यूज़िक, ढोलक का, तबले की, इंडियन सेमी क्लासिकल पे बहुत मास्टरी है, लेकिन इसमें मॉडर्न म्यूज़िक, पॉप सिंगर कैरेक्टर रखता हूँ ताकि थोड़ी मॉडर्न लगे। तो उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया और पहला गाना दर्दे दिल दर्दे जिगर, क्या गाना, अगर आप उसको देखें तो लक्ष्मीकांत के सभी गानों से, प्यारेलाल के सभी गानों से अलग है उसका अरेंजमेंट। एवरी सॉन्ग इन दैट फिल्म, दर्दे दिल, जो क्लाइमैक्स वाला भी गाना है, एक हसीना थी, एक दीवाना था। तो क्या होता है कि जिस तरह से आप सोचते हैं, एक डायरेक्टर सोचता है या फिल्म मेकर सोचता है, वो उसमें उस सागर में डूब जाता है पूरा। फिल्म बनाना शूटिंग नहीं है, शूटिंग तो एक भाग होता है। फिल्म बनाने का मतलब होता है कि 24/7 आप 2-2.5 साल 3 साल रहते हैं उसके। आप तो फिल्म 3 घंटे में देखते हैं, 2 घंटे में, पर जिसने बनाई है वो 2.5 साल उसकी ज़िंदगी के उसमें हर ही वॉज ब्रीदिंग इन दिस फिल्म, तो जाके फिल्म बनती है। सबसे मुश्किल कौन सा पार्ट था फिल्म का?
in terms of writing or directing or filming? कौन सी फिल्म में? कर्ज. कर्ज में सबसे मुश्किल पार्ट था सिमी गरेवाल जी, क्योंकि सिमी जी को मैंने जब रोल सुनाया तो उन्होंने नाम कह दिया था कि मैं नहीं करूँगी सुभाष जी, क्योंकि ये पिक्चर का आप जो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें तो मैं विलन हूँ, वहम बन जाऊँगी तो मेरा ब्रांड बन जाएगा। मैंने कहा नहीं सिमी जी, आप मेरी बात सुनिए, मुझे तो आप चाहिए इस पिक्चर के लिए। और मैंने कम से कम उनके घर के 7-8 चक्कर लगाए। तो हमेशा वो डिनर पे बुला लेती थी, उनकी सिस्टर थी, और मैं डिनर करते हुए यही इंसिस्ट करता था। तो उनकी सिस्टर ने मेरा पैशन देखा तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिमी को कन्विंस किया। मैंने बोला ये कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन एक आदमी नेगेटिव भी तो फंस सकता है हालात की वजह से, और ये ग्रे रहेगा, आप देखना ये कैरेक्टर आपको बहुत लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो उनको क्या लगता है कि प्रोड्यूसर है बेचारा, बेच रहा है तो अपनी सेलिंग में लगा हुआ है। मुश्किल से मैं लेके आया उनको, लेकिन वो दिल से नहीं, सेट पे भी उनका सा शक होता था उनको, ये डायलॉग क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है, एक बार वहम बैठ जाए तो कुछ हो नहीं सकता। और एक पॉइंट पे मेरा झगड़ा भी हो गया उनके साथ, जब 12-15 रील हो गई पिक्चर की। मैं बोला सिमी जी आप प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही बोलिए। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बोलूँगी। नाराज़ हो गई मुझसे, थोड़ा मैं नाराज़ हो गया, पैकअप हो गया, फिर शूटिंग हो गई, दुर्गा जी आई बीच में। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ कि अगर मुझे लगे कि पिक्चर में ठीक नहीं बना रहा हूँ तो मैं पिक्चर शेल्व कर देता हूँ, मेरा ऐसा नेचर है। तो सिमी जी ने मजबूरी में काम किया थोड़े दिन और, लेकिन जब पिक्चर का ट्रायल हुआ, पिक्चर फुली फाइनल कट के उनकी सिस्टर ने कहा आप हमें प्रिंट भेजिए, हम अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं। तो 30-40 लोगों ने उनकी फिल्म देखी, और दूसरे दिन उनका पैच वर्क था सिमी जी का हमारे पास शूटिंग में। तो सिमी जी ने आके मुझे बताया कि सुभाष जी आज सुबह मेरे घर में 20-25 बुके आए। मैंने किस बात के? कहने लगे उन्होंने मेरी कल पिक्चर दिखी आपकी और मेरी परफॉर्मेंस की, एंड आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। ये उनके शब्द थे। इट वॉज हर ग्रेटनेस दैट शी सेड सॉरी। मतलब बात ऐसी होती है कि कभी कभी आर्टिस्ट गलत समझ सकता है, और मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि आप देखना। एंड शी गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड इन कर्ज। I mean, what a story. What a story. And what was it like to work with Rishi Kapoor and Tina and make that? Rishi Kapoor is one of the finest actors we had. Rishi Kapoor does not act, he reacts. हर डायलॉग, हर चीज़, शरारत हो, रोमांस हो, गुस्सा हो, वो रिएक्ट करते। He gets involved in the character and situation. मैंने उसको कभी मैकेनिकल होते नहीं देखा। हमारे एक्टर क्या स्टार्स एक पॉइंट के बाद मैकेनिकल हो जाते हैं। वो बात अलग है, जब सेकंड इनिंग उसने खेली तो उसने कैरेक्टर शो की। He was known as a romantic hero and he played very well. And he was a right casting for Curse. And he played so well कि उसके बाद 20 साल तक वो हर साल में एक बार रात को, सुभाष क्या कर रहा था, क्या पिक्चर बनाई है तुमने? मैंने तुमको कैसे ज़्यादा 20 साल हो गए पिक्चर को भी? बोले नहीं अभी देखी मैंने। तो हर साल कोई ना कोई पिक्चर देखता था और मेरे को वापस फ़ोन करता। Yes, it was a cult. Another cult film was Khalnayak. खलनायक। I think 92-93 की फिल्म थी 93। 93। वो फिल्म एक अलग जॉनर की थी। सबसे पहले तो उसका जो एक हेडलाइन अगर याद किया जाए तो चोली के पीछे
became the bane of your life, I think, at that time. कोर्ट केसेस हो गए थे कितने आपके ऊपर कि आप बहुत। वल्गर फिल्में बनाते हैं? 32 organizations were against that song and to stop the release of the film. And I had to struggle before release. सबको 32 लोगों को मिलना पड़ा, पूना में, इधर दिल्ली में, सब जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के भी। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म तो देखिए, फिल्म में वैसा नहीं है जो आप सोचते हैं, वैसा नहीं है, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। वो तो सब बोलते हैं लेकिन गाना कितना वल्गर। तो मैंने You बहुत stood your ground. हाँ स्टूड है। तो फिर शिवसेना के लोग भी खड़े हो गए थे, तो मैं बाला साहब ठाकरे के पास गया। अच्छा, मैंने बोला सर मेरी एक पिक्चर है खलनायक, वो रिलीज़ होने वाली है, लेकिन मैंने सुना काफ़ी शोर शराबा है। मैं बोला एक बार आप देख लीजिए। उन्होंने पिक्चर देखी और दूसरे दिन सामना में लिखा कि जिसको समझना है जो समझ ले, पिक्चर बहुत खूबसूरत है और चोली के पीछे जो होता है वही होता है। उन्होंने सबको, शिवसेना को पूरा डांट के रख दिया। वहाँ से फिर माहौल बदला ऐसी उस टाइम पर आपके ऊपर प्रेशर था कि वो बहुत गाना pressure। काट दें? नहीं, प्रेशर तो मेरा था, सेंसर ने काट दिया। लेकिन मज़े की बात है कि सेंसर ने नहीं काटा। मुझे पहले था कि भी क्योंकि माहौल से कभी कभी प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होते हैं ना इंस्टीट्यूशन भी, कि भाई बहुत शोर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कि जिस वक्त हमने गाना रिकॉर्ड किया या गाना शूट किया, किसी को भी ऐसा नहीं था कि वल्गर है। ये था कि फोक सॉन्ग है, बिहार साइड में इस तरह के ही गाने गाते हैं, आंटी और भाजिया मिलके गाते हैं। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि एक पुलिस ऑफिसर माधुरी दीक्षित, वो एक स्ट्रॉन्ग विलेन को ये इम्प्रेस करना चाहती है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ या गाने वाली हूँ, तो उसके लिए उसका छोटे धर्रे का गाना ज़रूरी था। वो उसमें ईला अरुण, नीना गुप्ता, माधुरी दीक्षित, आई मीन योर स्टेक्स वर हाई। करेक्ट। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। पर वही गाना आज मैं सुनता हूँ कि म्यूज़िक क्लासेस में, डांस क्लासेस में बच्चों को सिखाया जाता है। हर शादी, संगीत, सब जगह बजता है वो गाना। और आज भी कोई भूला नहीं है उस फिल्म को, उस गाने को। एंड संजय दत्त, what was it like working with Sanjay Dutt in the middle of this controversy that was happening at that time? जिस वक्त मैंने कास्ट किया संजय को, तो उस वक्त तो उसकी एक फिल्म हिट हुई थी साजन। तो एक्चुअली उसकी जो सेकंड फिल्म थी विधाता, वो मेरे साथ ही थी। रॉकी के बाद मैंने उसको विधाता में लिया था दिलीप साहब के साथ। दिलीप साहब के साथ। पर वो फिर कुछ दूसरी जगह चला गया। 10-12 साल बाद उसने मेरे पास आया कि आई वांट टू वर्क विद यू सर, यू नो। तो मैंने कहा कि भाई एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, खलनायक, ये प्लॉट है उसका। तो बोला आई वांट टू डू इट। मैंने बोला पैसे नहीं दूंगा मैं, और मेरे को सब डेट चाहिए जो मेरे शेड्यूल में है। क्योंकि आप ये पैसे कंजूसी की बात नहीं, बात ये कि आप देखना चाहते हैं कि ये कितना पैशन है, कितना कमिटमेंट है, कितना कमिटमेंट है, इसकी जेन्युइन पैशन है या नहीं है। पर उसने जो मैंने पैसे दिए वो लिए, जो मैंने डेट मांगी वो दी। और इतनी मेहनत की उस लड़के ने खलनायक में। 2-2 बजे तक शूटिंग करता था वो, नहीं तो नॉर्मली 8-9 बजे थक जाते हैं लोग। मैं बोलता था चलो कल करेंगे, नहीं सर जी आज ही करते हैं, आज ही ख़त्म करते हैं। तो ही इट पेड हिम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर फॉर हिम। बल्लू बलराम। बल्लू बलराम। माधुरी दीक्षित के भी स्टेक्स हाई थे उस फिल्म में। जी हाँ। सेट्स पे क्या होता था? सेट्स पे ये सब लोग इकट्ठे बैठकर बातचीत, इज देयर कमराडरी के मतलब अपना अपना किरदार किया और चले गए? देखिए डिपेंड करता है, जो दोस्त हैं वो दोस्त बन के रहते हैं, जो कुछ जैसे आपके ऑफिस में होता है
फ्रेंड्स के साथ कैंटीन चले गए, और कुछ लोग कैंटीन जाते नहीं, सीधा घर जाते हैं, घर पे आते हैं। तो उस माहौल जो होता है वो हमारा एक परिवार टाइप का होता है। कुछ लोग बिजी होते हैं, कुछ लोग रूखे होते हैं, कुछ लोग मिलनसार होते हैं, कुछ मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो ये सब तरह के रंग है ना, और ये माया नगरी है। तो माया नगरी के अंदर सभी रस हैं इसके अंदर, और उस रसों के अंदर ही रहकर आपको एक अच्छी बात करनी पड़ती है। आप इज्जत दीजिए, छोटे से छोटे आदमी को इज्जत दीजिए, हर वुमेन को इज्जत दीजिए, वो आपको साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। तो खलनायक के समय जब रिलीज होनी थी उस वक्त संजय दत्त का अरेस्ट भी हुआ था टाडा केस में। वो तो क्या हुआ, बदकिस्मती ये हुई कि खलनायक के रिलीज से 1-2 महीने पहले उसकी बंदूक पकड़ी गई घर में। तो जैसे पकड़े गई तो पेपर्स में आया, और लोगों ने कहा कि ये जो खलनायक पिक्चर है ना, ये खलनायक है। अच्छा, जब मैंने शुरू की थी तो खलनायक वर्ड भी मालूम नहीं था किसी को। हाँ बिल्कुल नहीं मालूम, तो बोला कि किसी नावल का है। तो उसके बाद इतना पेपर में आ गया कि मुझे पब्लिसिटी का, मार्केटिंग का पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ा। पर डर नहीं लगा कि एडवर्स पब्लिसिटी भी तो कई बार नहीं, पर क्वेश्चन है ना, ये पब्लिसिटी, डर तो लगता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आपकी पिक्चर अच्छी है ना, आप अच्छे हैं ना, सत्य के सामने कोई कुछ नहीं। सत्य क्या है? सत्य ये कि आपने अच्छी पिक्चर बनाई है। ये सब सीजनल रॉयट्स हैं, सीजनल प्रोवोकेशन है, सीजनल एपिसोड, जैसे आपके पॉलिटिक्स में भी है। उबाल आता है और चला उबाल आता है, फिर चला जाता है। लगता है कि अब तो देश गया, अभी देश गया, फिर देश बचता है। हमारा देश की कितनी पुरानी कहानी है, आज तक वैसी कहानियाँ चलती है। रोज समझते कि आज ये होगा, आज नहीं होगा, आज ये होगा, आज की बड़ी खबर, बड़ी खबर छोटी खबर बन जाती है दूसरे दिन। पर खलनायक जब रिलीज के नजदीक थी तो नर्वसनेस थी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस इसलिए थी कि ये पिक्चर रिलीज, अगर कोर्ट ने कह दिया कि पिक्चर नहीं रिलीज़ होगी, सेंसर ने तो पास कर दिया था, तो हुआ क्या था कि मैं दिल्ली में प्रीमियर किया था इसका मैंने, और मैं अपने 8-10 जो दोस्त मेरे डायरेक्टर थे, शेखर कपूर, रणधीर कपूर, जेपी दत्ता, नैलानी साहब, बहुत से डायरेक्टर्स को मैं 8-10 को लेके गया था प्रीमियर अटेंड करेंगे। तो ये सब वहाँ पहुँचे हुए थे। अब यहाँ प्रीमियर 6 बजे शुरू होने वाला, 6:30, और 5:30 बजे जो है हियरिंग चल रही है कि जो रिलीज होगी कि नहीं, कि रिलीज होगी या नहीं होगी। दैट वाज फॉर चोली, चोली के पीछे। अच्छा, संजय दत्त वाज नॉट, नहीं, संजय दत्त वाला उस केस तो अलग है ना। हाँ, क्योंकि वल्गर गाना है। मुझे एक वकील ने कहा कि मेरा 4 साल का बच्चा खराब हो रहा है, तो वकील ने पूछा कि आपका 4 साल का बच्चा गाना समझते हैं? वो डबल मीनिंग समझते हैं। तो एक जोक बन गया ना। पर यू नेवर नो कोर्ट में किसका पासा कहाँ से विल, कहाँ से कॉन्शियस जज की क्या जागती है, ये तो वकीलों को भी नहीं पता होता। तो कितने बजे कोर्ट का वर्डिक्ट आया? 6:15 बजे। और 6:30 बजे प्रीमियर। 6:30 You really lived life very dangerously, yes, I must say. On the edge. On the always. मूवीज में आना है तो आपको एज पे रहना ही पड़ेगा। मूवीज इज नॉट अ बिजनेस ऑफ रिलैक्सेशन। या तो आप छोड़ दो, जैसे अभी मैंने काम कर दिया है फिल्म बनाना, अभी विस्लिंग वुड चलाता हूँ। यहाँ हमारे 1100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 4000 स्टूडेंट ऑलरेडी मीडिया में, फिल्मों में हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सो इट गिव्स मी हैप्पीनेस। ईश्वर से और मैं क्या मांग सकता हूँ? फिल्म मेकर भी मैं अपनी इयरिंग मैंने 35 साल अच्छी खरीदी, अच्छी गुजारी, अब 20 साल इसके साथ भी अच्छे गुजारे, और क्या चाहिए किसी। बट खलनायक के बाद एक बार ये भी खबर आई कि आपको थ्रेट कॉल्स आने लगे, अंडरवर्ल्ड की बात, और उसी दौर में कुछ सालों बाद, मुझे लगता है 97-98 का दौर रहा होगा, गुलशन कुमार की शूटिंग हुई, आपको थ्रेट कॉल्स आए। व्हाट वाज दैट? Was there an impact of the underworld on the film industry? क्योंकि क्या है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है
वो क्राइम वर्ड को पब्लिसिटी जल्दी देती है। किसी स्टार को आपने धमकी दी या किसी डायरेक्टर को, तो जल्दी न्यूज़ बनती है ना। किसी पंडित अनंतराम को जोधपुर में कुछ बोला तो इतनी न्यूज़ नहीं होगी। तो उनको लगा कि टारगेट अगर हम यह करेंगे क्राइम वर्ड, और क्राइम वर्ड का ऐसा है नाविका जी, मैं समझता हूँ जब पुलिस कमज़ोर होती है तो क्राइम वर्ड ऊपर आता है, फिर पुलिस स्ट्रांग होती है तो क्राइम वर्ड नीचे जाता है। पर क्राइम वर्ड तो राक्षस और देवता तो शुरू से है, हजारों साल से। क्रिमिनल पर जो उस है, दौर में डर नहीं लगा? आई मीन, वन डिड यू नॉट फियर फॉर द वेल बीइंग ऑफ योरसेल्फ, योर नहीं, फैमिली? मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके अंदर का सत्य। आपको डर तब लगेगा जब आप गिल्टी होंगे, आपने कुछ गड़बड़ की है, तो आपको लगेगा ये भी मर सकता है, ये भी मर सकता है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। और जिन्होंने फ़ोन भी किया कभी, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके फ़ैन हैं। मैंने बोला यार फ़ैन हो आप के पुलिस में रिपोर्ट करने गए थे? मैंने बोला आप फ़ैन हो के मेरे को पता, मैंने तभी तो फुल पुलिस को रिपोर्ट किया कि भाई इन्होंने कहा फ़ैन भी हैं और आपको पैसा भी चाहिए। अच्छा, फिरौती थी? इट वाज अ कॉल फॉर There was a call, but it did not happen. It did not materialize because police was strong. द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट देयर वर बहुत फिल्म्स दैट वर बहुत से फाइनेंस्ड डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, सबको फोन आए थे, उस दौर में। पूरी इंडस्ट्री को। 99 की बात है, 8 की बात है। तो आप उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें होती थी आपस में एक दूसरे के साथ? डिड पीपल शेयर के सब डरे सहमे? See, जो एंटरटेनर है, शोज़ करता है, उस शोज़ के अंदर तो हज़ारों लोग बैठे हैं। बड़ा पैसे दे के आगे की सीट के अंदर तो कोई भी बैठ सकता है। अब मुझे थोड़ी मालूम है कि क्रिमिनल है या ये इसको अलाउड नहीं है। तो उस वक्त क्या था कि जितने भी वर्ल्ड के लोग थे, वो मित्रता थी इनकी आपस में। मित्रता का मतलब कि जान पहचान, मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा, आप मेरी इज़्ज़त करते, और वो हमारी इज़्ज़त करते हैं, करते थे, हमारे काम की इज़्ज़त करते थे। कि वो भी, जैसे आपने कहा मैं फिल्म 15 बार देखी कर्ज, तो वो भी वो कहते हैं कि आपकी सौदागर हमने 30 बार देखी, तो कहीं ना कहीं तो है। तो दे रिस्पेक्ट यू। लेकिन एक्सटॉर्शन जो वर्ड आपने कहा, वो एक्सटॉर्शन तो जिसके पास पैसा है, जहाँ शहद होगी वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी। गरीब आदमी से तो नहीं मांग सकते वो। लेकिन फिल्म फाइनेंस हो रही थी, वो डिसाइड करते थे कि कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी। ऐसा दौर हमने सुना है, पढ़ा है इसके बारे में। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि वो बवाल था, एक बुलबुला आया और चला गया, ये सच्चाई है। आज कुछ नहीं, आज सब जगह पर शांति तब बुलबुला था, इट वाज रियल। बुलबुला था, दो साल चला, सब इंडस्ट्री चलती थी, इंडस्ट्री गिरफ्त थी इसमें। एंड दैट वाज अ चैलेंजिंग टाइम। आपने सौदागर की बात की। सौदागर, कल्ट अगेन, दिलीप कुमार, राजकुमार, how was it handling these two mega stars? मैंने आपसे एक बात कही कि आपका डर निकल जाएगा अगर आपके सोच में सच्चाई है। आपके काम में, कर्म में कुछ लोगों के लिए गलत हो सकता है, लेकिन आपकी सोच में अगर सच्चाई है और संकल्प है, तो कोई डरने की बात नहीं। जब मुझे शुरू करनी थी फिल्म सौदागर, तो मुझे कम से कम 300-400 आदमियों ने कहा फ़ोन करके कि तुम ये पिक्चर मत बनाओ, क्योंकि इनकी दुश्मनी बहुत 35 साल से चल रही है, दिलीप साहब की और राजकुमार साहब की। तो मैं दिलीप साहब के पास गया, तो मैंने दिलीप साहब को कहानी सुनाई सौदागर की, तो उनको अच्छी लगी। फिर चलते चलते दिलीप साहब ने मुझे पूछा दूसरा दोस्त कौन है, तो मैं गाड़ी में बैठ रहा था, मैंने मुझे राजकुमार, गाड़ी बंद करके चला गया मैं।
दिलीप साहब मुझे बहुत प्यार करते थे कि विधाता और कर्मा भी हमारी चली थी। बिल्कुल। फिर राजकुमार साहब के पास गया तो उनको मैंने सुनाई, बोले ये जानी ये दूसरे दोस्त कौन है? मैं बोला जी ये राजकुमार अब दिलीप साहब हैं। देखो जानी, हम अपने बाद किसी को एक्टर मानते हैं तो नाम दिलीप कुमार ही है। इसको जस्टिफाई तो दिलीप कुमार ही कर सकता है। अच्छी कहानी हम बनाएंगे। फिर भी मैं उनके पास स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं उनके पास गया कि मुझे 300 आदमियों ने कहा है कि ये पिक्चर मत बनाओ। मैंने दिलीप साहब को भी बोला और राजकुमार को भी बोला। अब मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं? लोग कह रहे हैं कि मत बनाओ। बोले तुम बनाओ। आप मानेंगे कि जो फिल्म मेरी 12 महीने में कंप्लीट होनी थी वो 9 महीने में कंप्लीट हुई और कोई टेंट्रम्स कुछ नहीं हुआ। कोई दोस्ती हो गई, बल्कि उनकी दोस्ती हो गई एंड ऑफ द फिल्म में जाके। ऐसा नहीं था कि आप उनका सीन अलग कर लो, मेरा अलग कर लो, पैच कर लेना? नहीं, कभी नहीं था। सिर्फ कभी छोटा छोटा होता था कि उसने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, शायद मैं कपड़ा ये मेरा तो भी ऐसा होता है ना, बच्चे लोग करते हैं ऐसे। So they were actually kids? They were kids. We treated them like kids. हमने तो उनका नाम चुन्नू और मुन्नू रखा था। चुन्नू साहब आ गए हैं, मुन्नू साहब चले गए हैं। अब चुन्नू और मुन्नू दोनों आ गए तो हमारा जो स्पॉट बॉय था वो भी ये बात करता था, चुन्नू साहब आए। पर बीच में ऐसा नहीं था कोई कि रूठ गए हैं अब जाओ मनाने? नहीं, या they were professional? कभी हुआ, अगर होता भी था कभी तो मैं जाके सीधा पूछती, किसी क्वेश्चन है तो यू शुड स्पीक स्ट्रेट कि मेरे को ये डर है, मेरे को ये कंप्लेंट आई है, मेरे को ये हुआ, इसको कैसे सॉल्व करें। तो दोनों के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ज्यादा फुटेज ले ली, आपने? नहीं, कभी किसी ने किसी का डायलॉग चेंज नहीं किया। And then the cult song there became Ilu Ilu. बताओ, 2 veteran and 2 newcomer. विवेक मुश्रान एंड मनीषा। और आप मनीषा नेपाल से आई और यहाँ पर आपने फिर हाउ डिड यू मैनेज टू डिस्कवर हर इन नेपाल? नेपाल में नहीं, बॉम्बे में थे, हमारी एक जर्नलिस्ट थी, तो आई वॉज इन सर्च ऑफ न्यू गर्ल्स दैट टाइम। तो उसने एक फोटोग्राफ भेजी मुझे कि सुभाष ये देख लो। मैंने देखा तो फोटोग्राफ से मुझे इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। तो उसका फ़ोन आया कि वो कल जा रहे हैं वापस दिल्ली, तो उनकी मदर और आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं बोला ठीक है, आप घर पे आ जाओ, कल जा रहे हैं तो मेरे घर आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। तो 8 बजे वो मेरे घर पे आए, मैंने दरवाज़ा खोला और मनीषा को देखा और उधर ही मैंने डिसाइड किया, उसका जो इनोसेंट फेस ग्लो, वहीं डिसाइड किया कि शी इज़ माई हीरोइन, जिसकी फ़ोटो मैं रिजेक्ट कर चुका था 2 दिन पहले। एंड यू नेवर लुक बैक। आई मीन दैट वाज अ कोलोसल हिट। शी वर्कड वेरी हार्ड, सिंसियरली। एक और फिल्म थी हीरो, जग्गू दादा। जग्गू दादा यू नो वाज अ न्यू कमर। उस फिल्म के भी गाने, मीनाक्षी शिशाद्री। आपने एम फैक्टर पे जवाब नहीं दिया। महिमा, मीनाक्षी, मनीषा, माधुरी, ये मेरे घर में भी 3 एम है, मुक्ता, मेघना एंड मुस्कान। ये मेरी कुंडली ये तो में बाद में आई, पर पहले आपने नहीं, मुक्ता 800 मुक्ता तो पहले से थी, बट मेघना भी पहले से थी, मुस्कान बाद में आई। लेकिन क्वेश्चन ये तो is it just one of those things that happened? Coincidence? Coincidence. Nothing intention. I don't believe in all these things, numbering and names and ये I double कर दो, P double कर दो। पर उस वक्त आपने रेशमा से गाना गवाया था। जी हाँ। I mean that was another first. देखिए, जब टैलेंट होता है ना तो आप खुद जाते हैं और आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं सुभाष गाई हूँ या मैं बड़ा डायरेक्टर हूँ, कुछ नहीं। मेरी ज़रूरत है
मैं सिमी जी के पास गया, मेरी ज़रूरत थी, मैं रेशमा जी के पास 10 बार गया उनको कन्विंस करने के लिए आप गाना गाइए। वो कहने लगे मैं सुभाष जी स्टूडियो में नहीं गा सकती, मैं स्टेज पे गा सकती हूँ, खुला गाती हूँ, मीटर में नहीं गा सकती। फिर भी मैंने उनको मनाया, लक्ष्मी जी को मनाया, बख्शी जी को मनाया, मैं पीछे पड़ गया, वो गाना हुआ। मुझे आज तक वो धुन हॉन्ट करती है। 4 दिन दा प्यार और रब्बा लंबी जुदाई। नहीं, और उसके पहले वो जो बांसुरी पर जो हाँ। ट्यून थी, तारा तेरा। और हाँ, अमेजिंग। एंड रेशमा जी से 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा लंबी जुदाई, आई मीन अगेन it's an iconic song that was there, but then there were so many others in the same film. वो बड़ी डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग, पर आप हर फिल्म में एक छोटा कैमियो जरूर करते थे। ये मेरे was- पिताजी ने एक्टर बनने के लिए भेजा था, हम्म, पैसे खर्च किए थे उन्होंने। अच्छा, फिल्म तो वो स्कूल में। वसूल कर रहे थे। तो एक शॉट तो बनता है ना हमारा। हाँ, कहीं आप गाड़ी खराब है, राम लखन में एक ऐसा था ना, गाड़ी खराब है, आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं, बोनेट खुला हुआ है। सो एवरी फिल्म यूज्ड टू हैव वन शॉट पर ऑफ। ये भी क्या होता था, जितने भी आपने शॉट देखे हैं मेरे, वो पिक्चर कंप्लीट हो जाती थी हाँ, तो मैं वो शॉट करता था, न मन पिक्चर के बीच में नहीं, और वो स्टोरी में निट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यू हैड इमेजिन्ड इट व्हेन यू रोट नो नो नो, कि अच्छा, लेटर ऑन व्हेन आई एडिटेड द फिल्म, सब हो गया, कि यहाँ मेरे को अब थोड़ा। यहाँ हो सकता है। सो दिस इज ओड टू पिताजी जिन्होंने पैसे खर्च किए। तो मजाक की बात है, बात तो सही है। बट व्हाट वाज दिस अबाउट अ कैमियो? डिड यू थिंक इट ब्रॉट गुड लक? डिड यू? पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, दे वर वेटिंग। तो कई बार तो मैं ट्रायल में मैं गया तो कहने लगे सुभाष जी हम तो आप ही के वेट कर रहे थे, आप तो आए ही नहीं इस पिक्चर में। ऐसा भी हुआ है। and it became a part of लाइफ, amazing। और आपके जो इट इज अ लव बिटवीन द ऑडियंस एंड सुभाष। कालीचरण का विलन जो था, खूंखार सा, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम। हाउ वाज इट वर्किंग विद द लेजेंडरी अजीत जी? अजीत जी बिलोंग टू द स्टेज एक्टिंग, और उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि हम स्टेज एक्टर हैं, थोड़ा लाउड करते हैं, तो आप संभालेंगे। मैं संभाल लूँगा जी। बोला आप बोलते ही एक लेवल पे बोलते हैं। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड एक्टर टू वर्क विद, आई वुड से। and you got him to play Loyan in that film, and कालीचरण legendary। ये आपका हर फिल्म में एक लेजेंडरी विलन जरूर हुआ करता था। कर्ज में आपने सिमी को वो रोल दिया, अजीत जी थे, कर्मा में डॉक्टर डैंग, दैट वाज अनदर आइकॉनिक कैरेक्टर दैट यू मेड। इतना खूंखार टाइप का आदमी, या इसी किसी भी इंटरेस्टिंग प्ले के अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है हैज़ टू बी पावरफुल। आज आप रामायण में रावण नहीं हो तो क्या कहानी बनाएंगे आप? अच्छी बातों की कहानी बनाएंगे। तो राक्षस भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप देखें तो खलनायक के बाद मैंने जितनी फिल्में बनाई उसमें विलन नहीं थे। परदेश में विलन नहीं था, ताल में नहीं था, यादें में नहीं थे, है ना? क्योंकि फिर मैंने लेडीज ब्यूटीफुल फिल्म यादें। या आई मीन अगर उसके भी गाने बड़े हॉन्टिंग, नगमे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, यादें हैं। लगन से काम करो तो होता रहता है। जिस वक्त आपको लगे कि नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए उसको, दूसरा काम कीजिए। ताल के समय ऐश्वर्या राय कास्टिंग, somewhere I read that Madhuri Dixit suggested her for the role. Is that true? नो, सरोज खान रिकमेंडेड ऑफ दैट नेम, क्योंकि मैंने सरोज को पूछा कि ये जो 3-4 हीरोइन हैं करंटली सबसे अच्छा डांस किसको आता है, तो उसने बोला ऐश। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर मैंने बोला ऐश तो कॉस्मेटिक वर्ल्ड से बिलोंग करती है अभी,
और एक आध फिल्म भी देखी मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ मोर ऑन मॉडलिंग एंड कॉस्मेटिक साइड। देन शी टोल्ड मी कि आप, मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप मणिरत्नम की फिल्म देखिए, इरुवर। इरुवर जो तमिल फिल्म थी वो मैंने देखी। आई रिक्वेस्टेड मणिरत्नम एंड ही केप्ट ए ट्रायल फॉर मी। और मैंने जो सेकंड रोल था उसके अंदर जो गरीब लड़की है ट्रेन में बैठी है, तो मुझे लगा कि ये शी इज़ द राइट गर्ल। एंड यू डीग्लैमराइज्ड हर कंप्लीटली। सो मैंने यही कहा कि देखो फर्स्ट हाफ में तुम बिल्कुल मेकअप नहीं, सेकंड हाफ से शुरू होते 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 बढ़ता जाएगा मेकअप, एंड में यू बिकम दीवा। And what a diva. But at that time, was it difficult? Because she'd seen international acclaim. She was Miss World. You see, when actor surrenders to the director, then things happen. Is that a prerequisite? Is that a prerequisite? कि Yes. एक एक्टर को पूरा सरेंडर करना? सरेंडर करना चाहिए। You see, अमिताभ बच्चन, आई एम टेलिंग यू कि अमिताभ बच्चन मुझे हमेशा बताते थे कि सुभाष, मैं फिल्म मेकर को देखता हूँ कि इसकी कितनी पैशन है। फिर वो 2 लाइन में मुझे कहानी सुनाता है। जितने पिक्चरें मैंने की हैं 2-4 लाइनें 5 मिनट में कहानी थी, और मैंने हाँ कहा है, क्योंकि ये उसकी फिल्म है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये कैरेक्टर, मैं एक कैरेक्टर निभा दूंगा, मैं मालिक थोड़ी हूँ। आई एम नॉट ए कैरेक्टर। The problem with many actors, many stars, that they become a creative partner. यार मैं बताता हूँ मैं अच्छा लगूंगा नहीं, तो वहाँ पर गड़बड़ होती है, फिर फिल्म में भी गड़बड़ हो जाती है। Actor should surrender or he should not work. तो ऐश्वर्या राय surrendered. ऐश्वर्या है, अनिल कपूर, Akshay Khanna, he was also new. 3 of them surrendered totally. पर उस वक्त, उस दौर में इनकी पर्सनल लाइव्स की भी बड़ी चर्चे हुआ करते थे. Did that not? See, पर्सनल लाइफ से हमें कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, पर did it affect वो वैसे ही है anybody's पर्सनल लाइफ में, work? जैसे हम घर में बैठ के टीवी में न्यूज़ से दिखते हैं, पर अल्टीमेटली खाना तो घर पे जो मिलेगा। टीवी में न्यूज़ देख लिया आपने, पर्सनल लाइफ से हम लोग कभी इंटरफेयर भी नहीं करते। नहीं, पर फिल्म पर इम्पैक्ट होता है। आर्टिस्टों का तो होता है जो कि कैमरा से फेस करना पड़ता है। अगर वो दुखी हैं तो थोड़ा दिख जाता है। थोड़ा दिख जाता है उनका। हम हमेशा बोलते हैं कि खुश रहे, इसलिए हम उनकी तारीफ भी करते रहते हैं ताकि खुश, अच्छे मूड में हो, अच्छी परफॉर्मेंस करें। सलमान खान के साथ एक आपकी फिल्म थी, युवराज। उस दौर में that was a moment of your life that you'd rather not remember. I mean, it was. युवराज फिल्म में Salman Khan's brother approached me and he said, "Why don't you make one film with Salman?" I said, "If Salman is keen, then because I have not worked with him." They say he is keen. So I wrote a story for him. You see, my challenge is always to myself is that I must cast an actor and give him a role which he has never done. मेरा हमेशा रहता है, अगर उसने किया हुआ है तो मैं कैरेक्टर चेंज करूँगा या वो नहीं दूंगा उसको। तो मैंने म्यूजिशियन का रोल दिया उसको। ही इज ए ऑर्केस्ट्रा प्लेयर और कोरस सिंगर है, और बीच बीच में गाना गाता है। अब वो क्या है, कैरेक्टर्स जो हैं आपने तो सोच लिया है, लेकिन कभी कभी स्टार डोमिनेट्स द कैरेक्टर। आप कितना भी He plays himself rather than the character. वो कर नहीं सकते, क्योंकि स्टार भी एक पॉइंट पर आके खुद का ही कैरेक्टर बन जाते हैं, खुद को रिपीट करते। कितनी बार करेंगे बेचारे, ये बात भी सही है। So there was
हेड्स ऑफ टू बच्चन साहब के इतने कैरेक्टर कर चुके हैं। नहीं तो सलमान खान व्हाट हैपेंड कि एक वो कहते हैं ना सेफ्टी वॉल्व सा एक टूट गया and उन्होंने शायद आपके साथ हाथापाई भी की। वो तो पहले की बात है, पहले हाथापाई हुई, हम्म, फिर उनके पिताजी ने उनको डांटा। किस बात पर हुई हाथापाई? पता नहीं, एक पार्टी में थी, थोड़ा सा वो कुछ ही वाज हाई, सो ही वाज कुछ गलत बात कर रहा था, तो मैंने बोला डोंट डू दैट, तो ही हैड सम इशू विद मी, ये ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा क्यों किया। मैंने बोला मेरा एज ए डायरेक्टर डिसीजन है। उस बात पे हुआ था, ही वाज हाई, तो ही वाज अब्यूजिंग, तो अब्यूजिंग, देन आई टोल्ड हिम नॉट टू अब्यूज, डोंट डू दैट। किसी और पार्टी में आए हैं, तो वहाँ हमारा थोड़ा स्पेक्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सलीम साहब का फ़ोन आया कि मैंने उसको डांटा, उसने बताया सुबह आके मदर को कि मेरा ऐसे झगड़ा हुआ है। मैंने बोला अभी जाओ 10 बजे सुभाष जी के घर में और माफ़ी मांग के। एंड ही केम एंड ही सेड सॉरी सर, मैं रात को जरा, वहाँ से मुझको प्यार आया उसका कि फादर की इज्जत की। मैं मेरा कोई बात नहीं, फिर मेरा आना जाना हो गया। उसके बाद फिर हमने फिल्म बनाई। So if I tell you about your stars, describe them to me in your own style. Let's begin with Jackie Shroff. He is one of the finest soul in the industry. एक एक लाइन में बोला, रैपिड क्वेश्चन। Finest souls. Okay. Madhuri Dixit. Very hard working student. Anil Kapoor. Very ambitious, always on the toe. Salman Khan. Very compassionate for others. Family guy. Aishwarya Rai. Always on the red carpet. Yes. Even today, yes, she is. Meenakshi Seshadri. A good dancer. Mahima Chaudhary. Good actor but confused person. Good actor, confused person. Well said. कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ अब भी तमन्ना है काम करने की, या कभी रिग्रेट हो कि इनके साथ नहीं किया, करना चाहिए था? I worked with Dilip Saab, Rajkumar, Amrish Puri, and every kind of generation. Newcomers. अभी क्या है? I want to make a good subject, good film, a new film. आपके ब्रांड की तो शॉर्ट फिल्म्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे किरदार हैं। इकबाल Yes. अवार्ड विनर। We make two kind of films. One is entertainment, one is the Mukta Searchlight films, where we made Iqbal, Joggers Park, Rahul, many good films we made. अब किस तरह का सब्जेक्ट करना है? देखो, जो मैं करता हूँ वो तो पैन इंडिया है, और जो दूसरा है वो उस डायरेक्टर को क्या पसंद है, आई अलाउ देम टू डायरेक्ट देमसेल्फ, आई डोंट इंटरफियर। खुद कुछ करना चाहते हैं? मैं आई वांट पीस। No more films? Eh? No more films that you want No. to Why- direct why- and write yourself? I'm writing a film, I am directing a film, but let the right time come. What's it about? ये जो खलनायक रिटर्न्स है, आप अपना गैस करते रहिए ना। नहीं, ये जो सीक्वल है, ये आप बना रहे हैं? नहीं, तो आप खलनायक जो है is being made by Sanjay Dutt by himself. I have just given him the license and copyright for sequel. for sequel. तो आप are you reinventing yourself and making something totally You new? see, question is that you have to you can reinvent in reimagination also. When you reimagine Curse, reimagine Tal,
reimagine Iqbal so you can create new films. It's not कि ताल 2 हो, Iqbal 2 हो या फिलहाल 2, but you reimagine and create that nostalgia with a beautiful storyline and beautiful film. They say that's it. लोग कहें कि क्या मजा आएगा. What can I say to the original showman himself? मैं यही कह सकती हूँ कि दुनिया की ताल से ताल मिला. Thank you so much. Thank you, Narika. You are very inspiring. I must say that. Me, you are an inspiration for a No, because I don't know how many I tell generations. you, I listen to you most of the time on television, and I watch you keenly. The way you handle people, the way you interact with them, on all sort of people. क्योंकि हमारे ड्रामा में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 18 कैरेक्टर होते हैं. एक नौकर का होता है, एक राजा का होता है, एक विदूषक का होता है, एक उसका होता है. तो 8 को 12 को हम जैसे संभालते हैं, and you are always apt and hit the right chord when it is needed, with your expression or without expression. अच्छा, आप expression भी note करते हैं. Well, a filmmaker would do that, but Thank you. Coming from the showman Thank you, himself, thank you very much. grateful for your kind words, inspirational words, and we are nothing compared to the kind of legacy you have created. And Subhash Ghai, for that, there is one and only showman. I feel blessed. That's it. Thank you.